ट्राइकोमोनियसिस के बारे में। ठीक है, ट्राइकोमोनियसिस क्या होता है वही है तुम्हारा आज का क्लास में। ठीक है, इसको ट्राइकोमोनियसिस को ना हम लोग शॉर्ट फॉर्म में देखोगे तो ट्रिच भी बोला जाता है, TRICH। ठीक है, तो ये दोनों नाम से बोला जाता है। अगर शॉर्ट फॉर्म पूरा नहीं बोलेंगे ट्राइकोमोनियसिस तो शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसको ट्रिच भी बोलते हैं। तो ये ऐसा तुम्हारा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो कि पैरासाइट, बस एक यही एक ऐसा डिजीज है जो कि पैरासाइट से होगा। ठीक है, बाकी सारा तुम्हारा बैक्टीरिया या फिर वायरस से हो रहा था। ठीक है, तो इसके बारे में आज के क्लास में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से, क्या होता है। तो ट्राइकोमोनियसिस इज आल्सो नोन एज ट्रिच, बोले ना इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ट्रिच भी बोलते हैं। इट इज अ कॉमन एंड क्यूरेबल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन कॉज्ड बाय पैरासाइट। तो ये किस चीज से होगा तुम्हारा, पैरासाइट से। और पैरासाइट देख लो किस में, सिंगल सेल होता है। ये जो पैरासाइट होता है ना सिंगल सेल का, और ऐसे ही रहेगा तुम्हारा, ये ऐसा दिखेगा पैरासाइट, सिंगल सिंगल सेल, ये तुम्हारा पैरासाइट है सारा। ठीक है, तो इसी से तुम्हारा होता है ट्राइकोमोनियसिस इन्फेक्शन, और ये तुम्हारा टोटली क्यूरेबल डिजीज है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी को अगर हो गया तो ठीक नहीं हो सकता है। ठीक है, ये तुम्हारा टोटली क्यूरेबल है, जिसको भी होगा उसको ये ट्रीटमेंट चलेगा तो पूरा ठीक हो सकता है ये डिजीज। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका कॉजेटिव एजेंट क्या से कॉज करता है। तो पहले ही बताया तुम्हारा पैरासाइट से होगा। तो पैरासाइट में भी कौन सा पैरासाइट तुम्हारा, कॉज्ड बाय वन सेल प्रोटोजोवन या फिर सिंगल सेल प्रोटोजोवन हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, और उसका नाम क्या है, ट्राइकोमोनास वेजिनालिस। तो जो पैरासाइट से तुम्हारा बोले ना सिंगल सेल पैरासाइट, तो ये जो पैरासाइट है तुम्हारा सिंगल सेल का, उसी से होगा। और ये पैरासाइट का नाम क्या है तुम्हारा, ट्राइकोमोनास वेजिनालिस। तो तुम्हारा पैरासाइट का नाम से ही पता चल जाएगा कौन सा डिजीज हो रहा है। सारा अभी तक हम लोग जितना देखे सारा का लगभग वही था, है ना, जो तुम्हारा पैरासाइट का नाम से ही पता चल रहा है, या बैक्टीरिया का नाम से ही पता चल जाता है कि तुम्हारे कौन सा डिजीज होने वाला है, ये बैक्टीरिया कौन सा डिजीज कॉज करेगा। तो इसका भी अभी तक तुम्हारा कोई भी ये वैक्सीन ये सब अवेलेबल नहीं है। ठीक है, वैक्सीन हम बताया बस एक ही तुम्हारा जो एसटीडी है उसी का वैक्सीन आया है अभी तक। जो हम लोग लास्ट पढ़े थे एचपीवी था ना, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, जो हम लोग पढ़ रहे थे जेनाइटल वार्ड्स के लिए, बस उसी का अभी तक वैक्सीन आया, नहीं तो और कोई भी एसटीडी का अभी तक नहीं आया है। ठीक है, लेकिन हाँ बाकी सारा का तुम्हारा ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, वो चीज है। तो ये तुम्हारा सिंगल सेल, बोले सिंगल सेल रहेगा, एक से ज्यादा सेल नहीं रहता। देख लो इसमें एक ही न्यूक्लियस है अंदर में, ऐसा सेल है जिसके अंदर बस एक न्यूक्लियस है। इसमें भी देखो तुम्हारा दिखेगा अंदर में पिंक कलर का जो दिख रहा है, ये सारा तुम्हारा न्यूक्लियस है उसका। तो ये सिंगल सेल पैरासाइट है तुम्हारा, प्रोटोजोआ में आएगा। ठीक है, क्लासिफिकेशन करोगे तो प्रोटोजोआ में। और पैरासाइट, पैरासाइट का मतलब क्या होता है, पैरासाइट का काम क्या है तुम्हारे बॉडी में, पैरासाइट क्या होता है, देखो वैसा तुम्हारा ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि तुम्हारे बॉडी में है, तुम्हारे बॉडी से फूड शेल्टर सब कुछ ले रहा है, और फिर हानि भी तुम्ही को पहुंचा रहा है। ठीक है, तुम्हारा बॉडी से हर चीज अपने लिए, उसको जैसे उसको जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए, घर चाहिए, हर चीज तुमसे ले रहा है, प्लस तुमको हानि भी पहुंचाएगा, उसी को हम लोग पैरासाइट बोलते हैं। ठीक है, तो वही है तुम्हारा। और पैरासाइट का नाम क्या हो गया, ट्राइकोमोनास वेजिनालिस। तो ये पैरासाइट से तुम्हारा ये इन्फेक्शन होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होगा, कैसे एक से दूसरे में फैलेगा। ठीक है, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है तो तुम्हारे सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से नहीं फैलेगा, और कोई चीज से ये नहीं फैलता है। ठीक है, इट इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट एंड क्लोज जेनाइटल टू जेनाइटल कॉन्टैक्ट। तो दो चीज, या तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट या फिर क्लोज जेनाइटल से जेनाइटल कॉन्टैक्ट। वेजाइना और पेनिस का बस क्लोज कॉन्टैक्ट भी रहे ना तब भी तुम्हारा फैल सकता है। इफ कम इन कॉन्टैक्ट विद सेक्सुअल फ्लूइड सच एज सीमेन एंड वेजाइनल फ्लूइड। तो तुम्हारा जो सेक्सुअल फ्लूइड है, पेनिस से सीमेन और फिर वेजाइनल फ्लूइड, इसी से तुम्हारा अगर कॉन्टैक्ट में कभी कोई आएगा तभी तुम्हारा एक पर्सन से दूसरे में ट्रांसमिशन होता है, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, बस यही तुम्हारा एक मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। और दूसरा है तुम्हारा मदर से चाइल्ड, ट्रांसमिट फ्रॉम मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग द वेजाइनल डिलीवरी। तो जब तक बर्थ कैनाल से नहीं जाएगा बेबी तब तक तुम्हारा बेबी को भी नहीं होगा। अगर ऑपरेशन से निकाल दे रहे हैं, सी सेक्शन करके निकाल रहे हैं बच्चे को, तो बच्चे में नहीं जाएगा। लेकिन हाँ वही अगर वेजाइनल डिलीवरी करवा रहे हैं, नॉर्मल डिलीवरी करवा रहे हैं, तो फिर बच्चे को होने का चांस होता है, क्योंकि वो तुम्हारा वेजाइनल फ्लूइड के साथ कांटेक्ट में आता है। वेजाइना से पास करेगा बेबी तो क्या होगा, वेजाइनल फ्लूइड के साथ कांटेक्ट में आएगा, और जैसे ही तुम्हारा वेजाइनल फ्लूइड के साथ कांटेक्ट में आएगा ट्रांसमिशन
तुम्हारा होता है मदर से चाइल्ड में, ठीक है, ये चीज है। अनट्रीटेड ट्रीच इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ बिकमिंग इन्फेक्टेड विथ HIV वायरस। तो देखो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में ना एक चीज याद रखना कि किसी को अगर कोई भी एक इन्फेक्शन हुआ है ना तो उसको चांस हो सकता है कि उसको एक से ज्यादा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो, ठीक है, कोई भी इन्फेक्शन, जरूरी नहीं है बस गोनोरिया या फिर सिफिलिस या फिर ये तुम्हारा ट्राइकोमोनियासिस का बात कर रहे हैं, नहीं, कोई भी मान लो किसी को एक चीज हुआ है तो उसको ये रहता है तुम्हारा कि उसको दूसरा इन्फेक्शन भी होता है, ठीक है, इसीलिए जब भी चेक करवाते हैं ना तो लगभग सारा ही एसटीडी तुम्हारा चेक हो जाता है उसमें, ठीक है। तो ट्राइकोमोनियासिस में सबसे ज्यादा रिस्क रहता है ना कि उसको HIV भी फैल सकता है, जिसको ट्राइकोमोनियासिस इन्फेक्शन होगा उसको तुम्हारा HIV फैलने का भी चांस रहता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग जब भी ये तुम्हारा ट्रीच के लिए, तुम्हारा ट्राइकोमोनियासिस के लिए हम लोग जब भी ये करवाते हैं ना, चेकअप करवाते हैं, तो साथ में HIV वायरस का भी चेकअप करवाया जाता है, ठीक है, क्योंकि HIV तुम्हारे देखो HIV पॉजिटिव पेशेंट का क्या होगा, उसको ऑलरेडी इम्यूनिटी कम है ना, तो उसको और ज्यादा इन्फेक्शन फैलने का चांस होता है, तो फिर दोनों का ट्रीटमेंट, अगर पॉजिटिव आता है ना तो फिर दोनों का ट्रीटमेंट चलता है, ट्राइकोमोनियासिस का भी ट्रीटमेंट चलता है और HIV का भी ट्रीटमेंट चलता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग दोनों, तो ज्यादा रिस्क पे रहता है कि उसको HIV भी हो सकता है, तो HIV पे अगर HIV पॉजिटिव पेशेंट है तो उसको हम लोग ट्राइकोमोनियासिस के लिए भी करते हैं, और अगर तुम्हारा ट्राइकोमोनियासिस पेशेंट है तो HIV के लिए भी, दोनों के लिए चेकअप किया जाता है, ठीक है, और उसके बाद फिर ट्रीटमेंट उसी अकॉर्डिंग शुरू किया जाता है। तो ये चीज तुम्हारा होता है ट्राइकोमोनियासिस में, समझ गए सब कोई। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिस्क फैक्टर। रिस्क में कौन कौन होते हैं, कौन कौन ऐसे लोग आएंगे जो कि तुम्हारा रिस्क पे रहते हैं। तो सबसे पहला तुम्हारा मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स। तो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स किसके हो गए, बताए थे तुम लोग को, कौन कौन लोग आते हैं मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स में, सेक्स वर्कर्स लोग है ना, सेक्स वर्कर्स लोग या फिर ड्रग अब्यूजर्स जो होते हैं वो लोग, ठीक है, तो उन लोग को तुम्हारा सबसे ज्यादा रिस्क पे रहेंगे। सेकंड है तुम्हारा हिस्ट्री ऑफ STI, ऐसा पेशेंट जिसको पहले भी कोई भी, जरूरी नहीं है कि तुम्हारा ट्राइकोमोनियासिस, कोई भी अगर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो चुका है, ठीक है, उन लोग को रिस्क पे होगा कि उन लोग को फिर से दोबारा हो सकता है, ठीक है। और लास्ट है तुम्हारा अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, अगर फिजिकल बैरियर्स, कॉन्डम ये सब का जो यूज नहीं कर रहा है, वैसे कंडीशन में भी तुम्हारा अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में भी रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन ज्यादा होता है, ठीक है। इसके अलावा तुम्हारा और कोई रिस्क नहीं होता है इसमें, ठीक है। इसके अलावा और फिर हाँ, जिसका इम्यून सिस्टम कम होगा उसमें हो सकता है, नहीं तो इसके अलावा मेन यही 3 लोग होते हैं जिसमें तुम्हारा रिस्क सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सिम्टम्स। अगर सिम्टम्स का बात करो ना तो बहुत सारा ऐसा केस है ना जिसमें सिम्टम्स आता ही नहीं है, ठीक है। तो ट्राइकोमोनियासिस का अगर हम सिम्टम्स का बात करें तो अब तो 70% ऑफ पीपल, ठीक है, 70% ऐसे लोग हैं जिसमें कोई भी सिम्टम्स नहीं दिखेगा, ठीक है। तो इसीलिए तुम्हारा डायग्नोसिस करने में भी मुश्किल होता है, क्योंकि सिम्टम्स नहीं दिखता है तो कोई चेकअप ही नहीं करवाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि सिम्टम्स नहीं आ रहा है तो ट्रांसमिशन नहीं होगा, ठीक है, सिम्टम्स भले नहीं आए लेकिन वो ट्रांसमिट हो सकता है एक से दूसरे में, ठीक है, एक से दूसरे में फैल सकता है, तो इसी वजह से ज्यादा फैलता भी है। और ये सिम्टम्स नहीं आता है, इस वजह से क्या होता है कि सब इग्नोर कर देते हैं उस चीज को, ठीक है। अगर होगा भी इन्फेक्शन तब भी इग्नोर हो जाएगा, क्योंकि सिम्टम्स ही नहीं दिख रहा है, कोई भी लक्षण नहीं दिख रहा है। तो अगर जब तक लक्षण नहीं दिखेगा हमको पता कैसे चलेगा कि कुछ बीमार है हम, है ना। नॉर्मली हर चीज, हर काम, हर चीज अच्छे से कर रहे हैं तो और हमको मेरे अंदर बीमारी और लक्षण नहीं आ रहा है तो कैसे पता चलेगा कि हम बीमार हैं। तो इसी वजह से तुम्हारा ये ट्रांसमिशन भी ज्यादा होता है और इग्नोर हो जाता है ये डिजीज। तो 70% तुम्हारा देख लो, 100 में 70% ऐसे लोग होते हैं जिसमें कोई भी सिम्टम्स तुम्हारा नहीं दिखता है, ठीक है। अगर सिम्टम्स दिखेगा तो कितना दिन में, विदिन 5 to 28 days आफ्टर एक्सपोजर। तो एक्सपोज, जिस दिन तुम्हारा एक्सपोज हुए हैं पैरासाइट से, उसके 5 से 28 दिन के अंदर फिर तुम्हारा सिम्टम दिखना शुरू होगा, ठीक है। तो ये मान लो एक तरह से तुम्हारा इंक्यूबेशन पीरियड भी हो गया है ना। इंक्यूबेशन पीरियड क्या बताए थे, इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब क्या था, जब से तुम्हारा एक्सपोज हुआ और जब तुम्हारा फर्स्ट सिम्टम्स ऑकर आ रहा है ना, पहला लक्षण दिखना है। मान लो आज कांटेक्ट में आए हैं और लक्षण 1 सप्ताह बाद दिख रहा है, तो 1 सप्ताह क्या हो गया उसका, इंक्यूबेशन पीरियड, है ना। वही चीज तुम्हारा इसमें भी, मान लो पैरासाइट तुम्हारा 5 से 28 दिन के बाद तुम्हारा सिम्टम्स दिखा रहा है एक्सपोज होने के बाद, तो उसका 5 से 28 दिन तुम्हारा मान लो इंक्यूबेशन पीरियड भी चला गया, ठीक है। तो वही चीज होता है। तो इतना तुम्हारा एक्सपोजर के 5 to 28 डेज के बाद तुम्हारा सिम्टम्स आना शुरू होगा। अगर होगा सिम्टम्स आना शुरू तो क्या क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिम्टम्स इन मेल। अगर मेल में तुम्हारा सिम्टम्स आना शुरू हुआ है तो क्या क्या सिम्टम्स आएगा,
तो मेल पेशेंट रियरली शो एनी साइंस ऑफ इन्फेक्शन। अगर मेल में तुम्हारा पता है बहुत रेयर है कि सिम्टम्स आएगा, नहीं, ये ट्राइकोमोनियासिस का जो सिम्टम्स होता है ना वो फीमेल में ज्यादा आता है, मेल में बहुत कम। ठीक है, 1% अगर मेल में आएगा तो बाकी पूरा तुम्हारा फीमेल का सिम्टम्स रहेगा। ठीक है, मेल में बहुत कम, 9 के बराबर सिम्टम्स दिखेगा। ठीक है, लेकिन फीमेल में तुम्हारा सिम्टम ज्यादा दिखता है अगर आ रहा है तो इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं रेयरली कोई भी सिम्टम तुम्हारा दिखता है मेल पेशेंट में। और अगर दिखेगा तो सबसे पहला है तुम्हारा फ्रोथ लाइक डिस्चार्ज फ्रॉम पेनिस। फ्रोथ लाइक डिस्चार्ज समझते हो किसको कहते हैं? झाग समझते हो? ये सरफ का झाग देखे हो कैसे खुलता है, तो उसी तरह का डिस्चार्ज होता है अगर पेनिस से होगा तो। ठीक है, फ्रोथ उसी को हम लोग बोलते हैं, झाग को बोला जाता है फ्रोथ। ठीक है, तो उसी तरह का डिस्चार्ज तुम्हारा पेनिस से निकलता है अगर मेल में कोई भी सिम्टम्स आ रहा है तब। सेकंड है तुम्हारा बर्निंग सेंसेशन आफ्टर इजैकुलेशन और यूरिनेशन। तो बर्निंग सेंसेशन, जलन देगा ये, ठीक है, यूरिन करने के बाद तुम्हारा मिक्सचुरेशन के बाद जलन दे रहा है या फिर इजैकुलेशन के बाद, स्पर्म का बाहर निकलने के बाद फिर जलन देता है। ठीक है, तो वो चीज होता है तुम्हारा मेल में। थर्ड है तुम्हारा पेनफुल यूरिनेशन, यूरिन करते समय बहुत ज्यादा दर्द, जलन के साथ फिर तुम्हारा दर्द भी रहेगा। और लास्ट है तुम्हारा इरिटेशन और इचिंग इनसाइड द पेनिस। ठीक है, तो पेनिस के अंदर में तुम्हारा खुजली या फिर बहुत ज्यादा इरिटेशन हो रहा है। ठीक है, अंदर में, तो अंदर में होता है ये चीज, बाहर में नहीं होगा तुम्हारा, बाहर का स्किन पे नहीं होगा, लेकिन अंदर का जो सेल्स है, अंदर का जो टिश्यू है वहां पे तुम्हारा इरिटेशन होता है पैरासाइट की वजह से। ठीक है, तो ये तुम्हारा 4 मेन सिम्टम्स आता है अगर मेल में आ रहा है तो। नहीं तो मेल में तुम्हारा बहुत रेयर है, 0.12% मान के चलो कि मेल में आएगा, नहीं तो नहीं आता है। ठीक है, तो ये चीज है तुम्हारा मेल में। अब फीमेल में सबसे ज्यादा इसका कॉमन सिम्टम्स फीमेल में ही देखने को मिलेगा, मेल में बहुत कम मिलता है। अगर मिलेगा तो यही 4 चीज, पहला तुम्हारा फ्रोथ लाइक डिस्चार्ज, सेकंड बर्निंग सेंसेशन, पेनफुल, और फिर इरिटेशन या फिर खुजली होना, ईचिंग होना। ठीक है, ये चीज होता है तुम्हारा मेल में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फीमेल का। अगर हम लोग फीमेल का बात करें सिम्टम्स का, तो फीमेल में तुम्हारा मोर कॉमन देख रहे हैं, सिम्टम्स आर मोर कॉमन इन फीमेल देन मेल। तो फीमेल में ज्यादा तुम्हारा सिम्टम्स आता है, मेल में नहीं आता है। ठीक है, और लेकिन ऐसा नहीं है कि मेल में सिम्टम्स नहीं आ रहा है तो ट्रांसमिशन नहीं होगा, ट्रांसमिशन होता है, और इसी वजह से ज्यादा ट्रांसमिशन होता है सिम्टम्स नहीं आने की वजह से। ठीक है, तो ये चीज भी याद रखना तुम्हारा। तो फीमेल में अगर कॉमन सिम्टम्स बहुत ज्यादा आएगा तो सबसे पहला तुम्हारा व्हाइट, येलो या फिर ग्रीनिश वेजाइनल डिस्चार्ज विथ बैड ऑर्डर। बैड ऑर्डर समझते हो किसको कहते हैं? बैड ऑर्डर मतलब बहुत ज्यादा गंदा स्मेल करेगा। ठीक है, एक तो तुम्हारा डिस्चार्ज होता है व्हाइट कलर का, येलो कलर का या फिर ग्रीन कलर का डिस्चार्ज होगा, और उसके साथ तुम्हारा बहुत गंदा स्मेल, फॉल स्मेल भी आता है। ठीक है, वो चीज होता है तुम्हारा फीमेल में। सेकेंड है तुम्हारा इरिटेशन, सोरनेस और रेडनेस अराउंड द ओपनिंग ऑफ वेजाइना। तो जहां तुम्हारा वेजाइना ओपन हो रहा है वहां पे वेजाइनल ओपनिंग के पास तुम्हारा ईचिंग होगा, इरिटेशन होगा। सोरनेस, सोरनेस का मतलब क्या होता है? वहां पे लाल 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 पूरा घाव जैसा फॉर्म होना शुरू होता है। ठीक है, वो चीज, या फिर रेडनेस भी तुम्हारा आना शुरू करेगा, प्लस तुम्हारा ईचिंग बहुत ज्यादा करेगा, वो चीज होगा तुम्हारा सेकंड। और थर्ड तुम्हारा पेन ड्यूरिंग सेक्सुअल कॉन्टैक्ट एंड यूरिनेशन। तो थर्ड तुम्हारा बहुत ज्यादा दर्द, या तो सेक्सुअल एक्टिविटी के टाइम में या फिर यूरिन करते समय। तो ये 3 तुम्हारा कॉमन सिम्टम्स है जो कि फीमेल में आता है। ठीक है, तो ये चीज है तुम्हारा सबसे कॉमन, फीमेल में सबसे कॉमन होगा, मेल में बहुत रेयर सिम्टम्स आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा सिम्टम्स हो गया मेल और फीमेल का। समझ में आया सबको को? तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट, कैसे पता करेंगे कि पेशेंट को ट्राइकोमोनियासिस है या नहीं है। ठीक है, तो इसका मेनली तुम्हारा 2 ही डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है चेक करने का, एक तो तुम्हारा नैट टेस्ट और दूसरा फिजिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, उसके अलावा और कोई नहीं, तुम्हारा ब्लड टेस्ट ये सबसे भी नहीं पता चलता है कि तुम्हारे अंदर पैरासाइट है या फिर ये क्या कहते हैं तुमको इन्फेक्शन हुआ है, क्योंकि ये बस और बस तुम्हारा सेक्सुअल फ्लूइड में ही होता है। ठीक है, इसके अलावा और कोई बॉडी फ्लूइड से ट्रांसमिशन नहीं होगा। इसी वजह से तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ नैट टेस्ट ही होता है जो कि ये हेल्प करता है तुम्हारा बताने में कि पेशेंट को इन्फेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। तो अगर नैट टेस्ट का फुल फॉर्म क्या है? न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट। तो तुम लोग को बताया था इसमें क्या करते हैं, नैट टेस्ट में हम लोग किस चीज को चेक करते हैं? आरएनए या फिर डीएनए। तो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका आरएनए या डीएनए का प्रेजेंस हम लोग चेक करेंगे। तो वही चीज चेक किया जाता है तुम्हारा नैट टेस्ट में, प्रेजेंस ऑफ आरएनए एंड डीएनए ऑफ द पैरासाइट। जो पैरासाइट था तुम्हारा ट्राइकोमोनस वेजिनालिस, पैरासाइट का नाम था ना, उसी का हम लोग आरएनए या फिर डीएनए का प्रेजेंस को चेक करते हैं नैट टेस्ट में। तो इसमें क्या करेगा तुम्हारा, ये पेनिस से या फिर वेजाइना से फ्लूइड, सैंपल फ्लूइड कलेक्ट किया जाता है स्वैब स्टिक से। ठीक है, और फिर उस स्वैब स्टिक को फिर तुम्हारा लैब में ले जाके चेक करते हैं आरएनए और डीएनए का प्रेजेंस के लिए।
ठीक है, तो ये चीज होता है तुम्हारा नेट टेस्ट में। और सेकेंड है तुम्हारा फिजिकल एग्जामिनेशन। तो फिजिकल एग्जामिनेशन ना मेनली तुम्हारा फीमेल के लिए करते हैं, मेल के लिए नहीं, मेल में नहीं पता चलता है वो चीज, ठीक है। लेकिन फीमेल का जैसे पता है ना, फीमेल का सोरनेस और रेडनेस होता है, तो उससे तुम्हारा पता चलता है, तो वो मेनली तुम्हारा फिजिकल में चेक करोगे तो गायनोकोलॉजिकल एग्जामिनेशन हो जाता है वो, ठीक है। तो गायनोकोलॉजिकल एग्जामिनेशन का मतलब क्या होता है, गायनोकोलॉजी मतलब क्या होता है, गायनोकोलॉजी फीमेल का जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उससे कोई भी अगर डिजीज हो रहा है तो उसको हम लोग गायनोकोलॉजी में बोलते हैं, है ना। तो वही चीज होता है तुम्हारा फिजिकल एग्जामिनेशन में जो चेक करते हैं हम लोग। तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर एग्जामिन द जेनिटल्स एंड इन फीमेल देयर इज प्रेजेंस ऑफ रेड अल्सरेशन ऑन द सर्विक्स एंड वेजाइनल वाल, ठीक है। और उसी को हम लोग स्ट्रॉबेरी सर्विक्स करके भी तुम्हारा नाम दिया गया है उसको। स्ट्रॉबेरी देखो कैसा होता है, ऊपर से देखो कैसे होता है, गड्ढा 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 गड्ढा। उसी तरह से तुम्हारा वेजाइना के पास में का जो लेयर होता है ना, पास का जो सेल्स टिश्यू होते हैं, वहां पे जो तुम्हारा अल्सरेशन होगा, अल्सरेशन समझते हैं, अल्सरेशन का मतलब क्या होता है, कुछ अल्सर बन रहा है, कुछ वहां पे खरोच जैसा भी लग गया है तुम्हारा, ठीक है। तो वही चीज होता है जो वेजाइना होता है फीमेल का, वहां पे क्या होगा तुम्हारा गड्ढा 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 जैसे पूरा रेड 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 रेड, या तो दाना हो जाएगा या फिर गड्ढा गड्ढा होने लगेगा, शुरू हो जाएगा, ठीक है। और उसी को हम लोग स्ट्रॉबेरी सर्विक्स भी नाम दिया गया है कि कहीं भी अगर तुमको पूछेगा ना ट्राइकोमोनियासिस का मेन सिम्टम, तो तुम्हारा यही आता है स्ट्रॉबेरी सर्विक्स। फीमेल में जो मेन सिम्टम्स अगर पूछा जाए और कुछ नहीं रहेगा तुम्हारा ऑप्शन में, सिर्फ ये रहेगा तो मानना स्ट्रॉबेरी सर्विक्स। ये चीज तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ ट्राइकोमोनियासिस का सिम्टम्स है, और कोई तुम्हारा ये डिजीज का सिम्टम्स में ये चीज नहीं आता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा फिजिकल एग्जामिनेशन में। तो फीमेल का जो जेनाइटल होगा, जहां वेजाइना होता है, वहां पे गायनोकोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, तो वहां पे फिर वेजाइना के आसपास तुम्हारा वो चीज देखा जाता है, उससे भी पता चलता है कि तुम्हारा ट्राइकोमोनियासिस ही है, ठीक है। ये तुम्हारे जैसे ही स्ट्रॉबेरी सर्विक्स दिखेगा तुमको पता चल जाएगा कि ट्राइकोमोनियासिस इन्फेक्शन ही है और कोई इन्फेक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये चीज पता करते हैं हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन से। और दूसरा, उसको कंफर्म करने के लिए फिर हम लोग नेट टेस्ट का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये कंफर्मेटरी टेस्ट हो गया, ठीक है, जो कि एकदम कंफर्म कर दे रहा है कि नहीं वही इन्फेक्शन हुआ है। और ये फिजिकल एग्जामिनेशन में तुम्हारा बस ये होता है कि नहीं देख के पता कर रहे हैं, हम अपने में सोच रहे हैं कि ये चीज हो सकता है, लेकिन उसको कंफर्म करने के लिए फिर तुम्हारा लैब टेस्ट आएगा, ठीक है, नेट टेस्ट जिसको हम लोग करते हैं। तो ये तुम्हारा दो डायग्नोस्टिक टेस्ट है जो कि यूज किया जाता है तुम्हारा ट्राइकोमोनियासिस का ये चेक करने में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट। अगर मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट का हम लोग बात करते हैं, तो तुम्हारा ट्राइकोमोनियासिस जो जैसे तुम्हारा बैक्टीरिया के लिए क्या यूज करते थे, बैक्टीरिया के लिए कौन सा दवा यूज करते हैं अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक, है ना। तो ये तुम्हारा ट्राइकोमोनियासिस में भी तुम्हारा है तो पैरासाइट, लेकिन हम लोग इसके लिए भी एंटीबायोटिक का ही यूज करेंगे, ठीक है, एंटी हेलमिंथ यूज नहीं करते हैं, ठीक है। बस यही एक तुम्हारा एक्सेप्शन आता है पैरासाइटिक में, ठीक है। नहीं तो ऐसे पैरासाइटिक या वर्म के लिए तुम्हारा एंटी हेलमिंथ यूज किया जाता है, ठीक है, जैसे एल्बेंडाजोल ये सब हो गया। लेकिन ये तुम्हारा एक ऐसा पैरासाइट है जिसको हम लोग ये ट्रीटमेंट के लिए हम लोग एंटीबायोटिक का ही यूज करेंगे, ठीक है। तो मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट तुम्हारा ट्रीटेड विथ एंटीबायोटिक मेडिकेशन टू किल द पैरासाइट कॉजिंग द इन्फेक्शन। तो एंटीबायोटिक मेडिसिन भी यूज करेंगे ना, तो सारा एंटीबायोटिक नहीं, जो कॉमन एंटीबायोटिक होता है वो नहीं यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, इसका अलग से एंटीबायोटिक आता है। तो ट्रीटमेंट इज रिकमेंडेड फॉर द बोथ पार्टनर्स। तो भले फीमेल में सिम्टम्स दिख रहा है, मेल में नहीं दिख रहा है, फिर भी ट्रीटमेंट किसको, दोनों को दिया जाता है, ये चीज याद रखना, कोई एक को नहीं देंगे, ठीक है। जो उसका पार्टनर होगा, वो सेक्सुअल पार्टनर है, उसको भी हम लोग ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि सिम्टम्स भले नहीं है लेकिन ट्रांसमिशन कर रहा है वो चीज, है ना, ट्रांसमिट हो रहा है। तो अगर तुम फीमेल का ट्रीटमेंट कर दोगे और मेल का ट्रीटमेंट नहीं करोगे तो दोबारा फिर मेल से फीमेल में ट्रांसमिट हो जाएगा, और फिर फीमेल में सिम्टम दिखेगा लेकिन मेल में नहीं दिखेगा, ये चीज भी है तुम्हारा, है ना। बोले ना क्या है, कॉमन सिम्टम तुम्हारा फीमेल में आता है, मेल में आता नहीं है, मेल में बहुत रेयर आता है सिम्टम, लेकिन जब ट्रीटमेंट करते हैं तो हम लोग दोनों का करते हैं, क्योंकि फीमेल में सिम्टम दिखा, मेल में नहीं दिख रहा। अगर हम मेल का ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, फीमेल ट्रीट हो गई, पूरी तरह से ठीक हो गई, लेकिन फिर से तो ट्रांसमिशन होगा ना, तो इसलिए हम लोग उसको प्रिवेंट करने के लिए दोनों पार्टनर को ट्रीटमेंट देते हैं, भले सिम्टम दिखे या नहीं दिखे, ठीक है। ये चीज तुम्हारा, अब बस इसके लिए नहीं, ये चीज हर एसटीडी के लिए, जितना भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होगा ना, हर के लिए हम लोग ये चीज करते हैं तुम्हारा, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा अवॉइडिंग सेक्सुअल कॉन्टैक्ट 1 वीक आफ्टर कंप्लीटिंग द ट्रीटमेंट फेज इज एडवाइज्ड टू प्रिवेंट री इन्फेक्शन। तो फिर से इन्फेक्शन नहीं हो उसके लिए क्या एडवाइस करते हैं, तुम्हारा अवॉइड करने के लिए 1 सप्ताह के बाद, ट्रीटमेंट खत्म होने के 1 सप्ताह के बाद तक कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट नहीं बनाना है। क्यों, ताकि फिर से तुम्हारा री इन्फेक्शन
नहीं हो। तुम्हारे बॉडी को रिकवर होने में भी टाइम लगता है। जरूरी नहीं है कि एक सप्ताह दवाई खा लिए तो एक सप्ताह में हम पूरा ठीक हो गए, नहीं। उसको एक सप्ताह ठीक हो गए, ठीक होने के बाद फिर से और पूरा इम्यूनिटी बनाने में भी उसको टाइम लगता है, ठीक है। तो वो चीज के लिए तुम्हारा री इन्फेक्शन नहीं हो, तुम्हारा पैरासाइट अंदर पूरा खत्म हो जाए, उसके लिए हम लोग ये बोलते हैं कि 1 वीक, कम से कम ट्रीटमेंट के 1 वीक के बाद तक कभी भी सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं बनाना है, ठीक है। ये चीज एडवाइस किया जाता है। उसके बाद 1 वीक, कम से कम 1 वीक, उससे ज्यादा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम 1 वीक, एक सप्ताह नहीं करना है, सेक्सुअल कांटेक्ट एक्टिविटी में नहीं आना है, ठीक है। ये चीज तुम्हारा एडवाइस किया जाता है पेशेंट को। अगर हम लोग ट्रीटमेंट का बात करें तो क्या क्या ट्रीटमेंट हम लोग देते हैं, ठीक है। तो रिकमेंडेड रेजिमेंट का बात करोगे तो फीमेल के लिए, ठीक है, फीमेल के लिए मेनली दिया जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मेल के लिए नहीं होता है, लेकिन फीमेल के लिए भी होता है। फीमेल के लिए ये चीज यूज करोगे, मेट्रोनिडाजोल, ठीक है। मेट्रोनिडाजोल सुने हो, मेट्रॉन। अगर ये तुम्हारा ये में बोलोगे ना तो मेट्रॉन बोलते हैं उसका, तुम्हारा ट्रेड नेम में। तो मेट्रॉन का तुम्हारा टैबलेट भी आता है, मेट्रॉन का तुम्हारा आईवी भी आता है, प्लस तुम्हारा 100 ml का इन्फ्यूजन भी आता है। अगर मेट्रोनिडाजोल का बात करो तो तीनों फॉर्म में आएगा, ठीक है। इंजेक्शन फॉर्म में आएगा, ये इन्फ्यूजन फॉर्म में 100 ml का बॉटल भी आता है, और बात करोगे तो टैबलेट भी आता है, ठीक है। तो मेट्रोनिडाजोल का ही हम लोग यूज करते हैं मेनली फीमेल का। अगर फीमेल है पेशेंट, उसमें कोई तुम्हारा ट्राइकोमोनियासिस आया है तब, तो कितना यूज करोगे, 500 mg 2 times पर डे फॉर 7 days। तो एक सप्ताह के लिए देते हैं। 500 mg का टैबलेट रहेगा तुम्हारा, या फिर इंजेक्शन, जो भी रहो, ठीक है। तो 2 times पर डे, मतलब सुबह और शाम में, ठीक है। तो सुबह कितना बजे, शाम में कितना बजे, कम से कम 12 घंटा, 2 टाइम देना है। 24 घंटा में तुमको 2 बार देना है, तो 12-12 घंटा का गैप पे दे देते हैं, है ना। 12 घंटा, अगर मान लो सुबह हम 6 बजे दिए हैं 6 AM में, तो फिर शाम में कितना बजे, 6 बजे, तो हो गया ना 12 घंटा, है ना। तो 2 बार हमको देना है, तो ऐसे करके हम टाइम डिवाइड कर देंगे। या फिर 10 बजे सुबह दे रहे तो फिर 10 बजे रात में। तो ऐसे तुम्हारा दिया जाता है मेट्रोनिडाजोल का, या तो इंजेक्शन दो या तो टैबलेट दो, जो भी हम लोग अगर दे रहे हैं, ठीक है, दोनों में से कोई। तो ये मेनली तुम्हारा फीमेल का ट्रीटमेंट के लिए हो गया। और वही अगर हम लोग मेल का ट्रीटमेंट के लिए बात करते हैं, तो मेल के लिए तुम्हारा मेट्रोनिडाजोल कितना आता है, 2 ग्राम ओरली इन सिंगल डोज, ठीक है। फीमेल का ट्रीटमेंट तुम्हारा 1 सप्ताह तक चलेगा और 2 टाइम डेली। लेकिन अगर फीमेल का बात करेंगे तो उसको बस 2 ग्राम दे दो ओरली, ये टैबलेट फॉर्म में, और सिंगल डोज, उससे ज्यादा उसको जरूरत नहीं है, ठीक है। उसको 1 सप्ताह का ट्रीटमेंट का जरूरत नहीं है, उसको बस 1 डोज चाहिए, और उसमें भी तुम्हारा बस डोज ज्यादा होना चाहिए। डोज कितना, 2 mg, ठीक है, सॉरी 2 ग्राम, mg नहीं, 2 ग्राम, 500 mg उधर था। तो इसका जो 4 डोज होगा वो तुम्हारा इसका 1 डोज होगा, देख रहे हो। फीमेल का 4 डोज बराबर मेल का 1 डोज आ रहा है ना, 500 mg, और यहाँ पे तुम्हारा 2 ग्राम है। तो इसको टैबलेट फॉर्म में अगर हम लोग दे रहे हैं 2 ग्राम, तो सिंगल डोज में बस 1 डोज चाहिए उसको, उससे ज्यादा नहीं चाहिए उसको। 7 दिन का लगातार ट्रीटमेंट नहीं चाहिए मेल को, ठीक है। मेल में ज्यादा तुम्हारा ये नहीं होता है, डोमिनेट नहीं रहता है, इसी वजह से मेल का ट्रीटमेंट तुम्हारा सिंगल डोज में कंप्लीट हो जाता है। लेकिन वही फीमेल का पूरा ट्रीटमेंट, सिम्टम ज्यादा आ रहा है फीमेल में, इसलिए उसका ट्रीटमेंट तुम्हारा 7 डेज तक, 1 वीक तक चलेगा, और भी 2 टाइम्स पर डे चलेगा, समझ गए। तो ये था तुम्हारा ट्रीटमेंट। अगर अल्टरनेटिव रेजिमेंट का बात करें कि अगर मेट्रोनिडाजोल से किसी को एलर्जी है, ठीक है, मेट्रोन से किसी को एलर्जी हो रहा है, तो उसके अलावा हम लोग फिर टिनिडाजोल ड्रग देते हैं, ठीक है। तो अगर टिनिडाजोल ड्रग अगर हम लोग दे रहे हैं, मेट्रोन से एलर्जी है, टिनिडाजोल ड्रग दे रहे हो, तो ये भी कैसे दोगे, 2 ग्राम ओरली इन सिंगल डोज दिया जाता है, ठीक है। ये तुम्हारा दोनों के लिए, मेल रहे या फिर फीमेल रहे, ये दोनों के लिए है, क्योंकि ये ड्रग तुम्हारा ज्यादा ही है, मेट्रोनिडाजोल से ज्यादा तुम्हारा हार्ड ड्रग होता है टिनिडाजोल, ठीक है, इसी वजह से। तो अगर मेट्रोन से किसी को एलर्जी है, ड्रग एलर्जी हो रहा है, तो फिर हम लोग टिनिडाजोल देते हैं, और वो भी तुम्हारा 2 ग्राम ओरली दिया जाएगा सिंगल डोज में, ठीक है। मेल रहे पेशेंट या फिर फीमेल रहे, उससे फर्क नहीं पड़ेगा फिर, समझ गए। तो ये चीज है तुम्हारा अल्टरनेटिव रेजिमेंट। तो यही 2 ड्रग यूज करेंगे, एक मेट्रोनिडाजोल और दूसरा टिनिडाजोल। मेट्रोन और टिनिडाजोल, यही 2 ड्रग हम लोग यूज करते हैं मेनली पैरासाइट का, ये पैरासाइटिक इन्फेक्शन ट्रीटमेंट के लिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रिवेंशन। अगर प्रिवेंशन का बात करोगे तो प्रिवेंशन में ज्यादा कुछ नहीं, जो नॉर्मल कॉमन जो प्रिवेंशन है तुम्हारा सारा एसटीडी के लिए, वही तुम्हारा प्रिवेंशन होगा इसके लिए भी, ट्राइकोमोनियासिस के लिए भी। तो फर्स्ट है तुम्हारा क्या, यूज ऑफ कॉन्डम्स ड्यूरिंग द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। तो जितना बार भी सेक्सुअल एक्टिविटी करना है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट करना है, उस समय
कॉन्डम, या तो मेल कॉन्डम का यूज करो या फिर फीमेल कॉन्डम का यूज करो, जो भी करना है। ये तुम्हारा यूज ऑफ कॉन्डम्स होता है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के ड्यूरिंग, ठीक है। ये तुम्हारा फर्स्ट। सेकेंड है तुम्हारा लिमिट द नंबर ऑफ सेक्सुअल पार्टनर्स। तो जो भी सेक्सुअल पार्टनर है उसका नंबर को लिमिट करना है, ठीक है। जो लिमिट करने का मतलब क्या है, कोई एक पार्टनर बस रहे, उससे ज्यादा नहीं। तो उससे क्या होगा, तुम्हारा हर चीज तुमको पता रहेगा उसके बारे में ना, ट्रांसमिशन का रिस्क कम होगा। मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो रिस्क फैक्टर्स पढ़ा रहे थे वो चीज कम जाएगा, ठीक है। वो चीज होता है तुम्हारा सेकंड। और थर्ड है तुम्हारा रेगुलर स्क्रीनिंग एंड टेस्ट फॉर ट्राइकोमोनियासिस और अदर एसटीआईज। तो हर साल कम से कम साल में एक बार ये चीज करवाना जरूरी है, रेगुलर स्क्रीनिंग कम से कम साल में एक बार, ठीक है। हर जितना भी एसटीआई है ना, बस ट्राइकोमोनियासिस के लिए नहीं, जितना भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन पढ़े हो अभी तक, टोटल कितना पढ़ लिए, याद भी नहीं होगा इन लोग को। ये मिला के कितना हुआ, 8 या 9 पढ़े ना हम लोग टोटल, ये मिला के 9 हो गया, है ना। तो जितना भी तुम्हारा रेगुलर, बस एक नहीं, तुम लोग हेपेटाइटिस बी नहीं पढ़ाए थे क्योंकि पहले पढ़ा चुके हैं, लेकिन तुम लोग अगर टोटल करोगे तो टोटल 9 हम लोग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज पढ़ चुके हैं, ये मिला के, है ना। तो टोटल 9 में जितना भी तुम्हारा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, हर चीज के लिए कम से कम एक बार रेगुलर स्क्रीनिंग करवाना जरूरी है साल में, ठीक है। उससे क्या होता है ना, तुमको पता रहेगा कि तुम्हारे अंदर क्या ये कोई बीमारी है या नहीं है, ठीक है। जैसे हम लोग रेगुलर चेकअप भी करवाते हैं ना, बोलते हैं ना साल में एक बार रेगुलर चेकअप करवाना चाहिए, पूरा फुल बॉडी चेकअप। किस लिए करते हैं, ताकि पता रहे कि हाँ कोई बीमारी तो नहीं है अंदर में, अगर हैगा तो उसका ट्रीटमेंट हम लोग करवा सकते हैं, उसके लिए करवाते हैं। तो वैसे ही तुम्हारा साल में कम से कम एक बार रेगुलर स्क्रीनिंग करवाना जरूरी है। उससे क्या पता चलेगा कि कोई भी अगर तुम्हारा एसटीडी है, कोई भी एसटीआई इन्फेक्शन हुआ है, तो उसका हम लोग ट्रीटमेंट लेकर उसको ठीक कर सकते हैं। तो जितना भी हम लोग अभी तक पढ़े हो सारा तुम्हारा ठीक होने वाला एसटीआई है, बस एक को छोड़ के। कौन सा बोले कि नहीं ठीक होता है, एचआईवी या फिर एड्स, है ना, उसको हम लोग बस मैनेज कर सकते हैं। बाकी जितना भी पढ़े उस सबको हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। तो ये एक्सेप्शन है तुम्हारा, एचआईवी या एड्स जो है वो तुम्हारा एक्सेप्शन है कि इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होता है, इसको बस हम लोग मैनेज करके क्या जिंदगी को लंबा करने वाला काम है ये बस, है ना। और दूसरा तुम्हारा जो एचपीवी पढ़े है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से जो हो रहा था, उसका बस इसी का बस एक वैक्सीन आया है। तो वैक्सीन का अगर बात करोगे तो सिर्फ ये है तुम्हारा वैक्सीन के लिए, और ट्रीटमेंट किसका नहीं है। तो ट्रीटमेंट तुम्हारा ना ट्रीटमेंट है इसका, ना वैक्सीन है इसका, बस इसका मैनेजमेंट हो सकता है। बाकी जितना भी पढ़े वो सारा तुम्हारा ट्रीट किया जा सकता है, ठीक है। सारा ट्रीटमेंट है, सारा ट्रीट होके तुम्हारा 1 सप्ताह 2 सप्ताह का कोर्स होके खत्म हो जाएगा। तो मतलब उसका मतलब फिर से जब ये करवाओगे ना, ये टेस्ट करवाओगे तो निगेटिव आता है, ठीक है, वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। लेकिन ठीक नहीं होगा तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा एचआईवी और एड्स ये ठीक नहीं होता है, बाकी सारा तुम्हारा ये ठीक हो सकता है, एसटीडी जितना भी हम लोग पढ़े हैं अभी तक, ठीक है। तो ये है तुम्हारा प्रिवेंटिव मेजर्स जो हम लोग कर सकते हैं। समझ गए सब कोई। और चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कॉम्प्लिकेशन इन प्रेगनेंसी। अगर प्रेग्नेंट मदर है, बोले ना मदर से चाइल्ड में भी जाता है, तो प्रेगनेंसी के टाइम में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकता है अगर मदर प्रेग्नेंट है तो, ठीक है। तो अनट्रीटेड ट्राइकोमोनियासिस पॉजिटिव मदर कैन लीड टू कॉम्प्लिकेशन इन बेबी। अनट्रीटेड देख रहे हो, जो ट्रीटमेंट भी नहीं करवाई, हम बोले ना ट्रीट करने से पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा, लेकिन जिसको अगर सिम्टम्स नहीं है, बोले 70% केस में सिम्टम्स आता ही नहीं है, तो सिम्टम्स नहीं है, ट्राइकोमोनियासिस पॉजिटिव है, तो वैसे में क्या होगा, ट्रीटमेंट नहीं होगा। तो ट्रीटमेंट नहीं होगा तो फिर प्रेगनेंसी के टाइम में क्या कॉम्प्लिकेशन आता है। तो पहला है तुम्हारा प्री मैच्योर लेबर। प्री मैच्योर लेबर समझते हो किसको बोलते हैं। टोटल प्रेगनेंसी का पीरियड कितना टाइम होता है, 9 मंथ, 9 मंथ होता है ना टोटल। तो 9 मंथ को हम लोग 3 ट्राइमेस्टर में बांटते हैं, बताए थे कैसे कैसे बांटते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर, है ना, थर्ड ट्राइमेस्टर। तो ये ट्राइमेस्टर का बात करोगे तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर कितना से कितना, 1 से 3 मंथ तक, फिर 4 से 6 मंथ, और फिर 7 से 9 मंथ, ऐसे करके हम लोग 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड करते हैं। तो तुम्हारा फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर 6 मंथ तक तो चलो बढ़िया से चला जाता है, लेकिन उसके बाद जो लास्ट ट्राइमेस्टर होता है, सबसे कॉम्प्लिकेटेड ट्राइमेस्टर यही है तुम्हारा, जो थर्ड ट्राइमेस्टर है, जब डिलीवरी का टाइम आने वाला हो, तो उसमें हम लोग प्री मैच्योर लेबर का मतलब, लेबर पेन समझते हो, लेबर पेन किसको कहते हैं, लेबर समझते हो ना, जब पेन स्टार्ट होता है, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्शन शुरू होता है, यूट्रस क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करता है और बेबी को नीचे की तरफ पुश करना शुरू करेगा। उसी समय जो दर्द ये होता है, स्टार्ट होता है, उसी को हम लोग लेबर बोलते हैं, ठीक है, लेबर पेन बोला जाता है। तो प्री मैच्योर का मतलब
जो मैच्योर अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है। बेबी को टोटल 9 मंथ कंप्लीट करना था तुमको, ठीक है, लेकिन तुम्हारा बेबी अभी 9 मंथ पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है उसका, तो उसी को हम लोग प्री मैच्योर बोलते हैं। और मान लो 7 मंथ का ही बेबी है, तुम्हारा यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करके बेबी को नीचे पुश कर रहा है और लेबर पेन शुरू हो गया, ठीक है, तो पूरा टाइम कंप्लीट नहीं हुआ। 7 मंथ में, 6 मंथ, 7 मंथ, 8 मंथ में ही क्या हो रहा है, तुम्हारा बेबी का डिलीवरी हो रहा है, लेबर पेन शुरू हो जा रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्री मैच्योर लेबर, समझे। ये टोटल, तो ऐसे तुम्हारा अगर बात करोगे तो तुम्हारा 36 वीक्स जो होता है ना, ये तुम्हारा मैच्योर कहला जाता है, 36 to 37 वीक्स, ठीक है। 9 मंथ में कितना सप्ताह होगा, अगर 4 सप्ताह के हिसाब से गिनेंगे तो 9 महीना में 36 सप्ताह हुआ ना, तो 36, 37, अगर 38 तक, यहाँ तक तुम्हारा नॉर्मल कंप्लीट पीरियड बोला जाता है कि नॉर्मल प्रेगनेंसी पीरियड होगा, वीक्स में अगर हम लोग गिनेंगे तब, ठीक है। तो वही तुम्हारा 35 वीक्स में या फिर 34 वीक्स में अगर तुम्हारा, या फिर 7 या 8 मंथ में लेके करोगे तब, उस समय अगर तुम्हारा लेबर पेन शुरू हो जाता है मदर को, तो क्यों होता है लेबर पेन शुरू, तुम्हारा यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू होगा, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है तुम्हारा हाइपोथैलेमस से, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करेगा और उसकी वजह से पेन होना शुरू होता है, ठीक है। जैसे मेंस्ट्रुअल पीरियड में कैसे यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है तो बहुत ज्यादा पेन होता है, उसी तरह तुम्हारा इसमें भी होता है, प्रेगनेंसी में भी लेबर पेन। तो वही चीज जब तुम्हारा 7 मंथ से 9 मंथ के बीच में ही अगर तुम्हारा लेबर पेन शुरू हो गया ना, या फिर 7 मंथ के पहले भी, ये जरूरी नहीं है तुम्हारा 3rd ट्राइमेस्टर में ही आके होगा, लेकिन मोस्टली कॉमन तुम्हारा 3rd ट्राइमेस्टर में होता है, लेकिन इसके पहले भी अगर 4 से 6 मंथ के बीच में भी प्री मैच्योर लेबर शुरू हो सकता है, ठीक है। तो उस चीज को हम लोग प्री मैच्योर लेबर बोलेंगे, मतलब टाइम कंप्लीट नहीं हुआ है और पेन पहले शुरू हो गया। तो लेबर पेन भी अगर बात करोगे ना, आगे पढ़ाएंगे तुम लोग को, तो 2 टाइप का, एक फॉल्स पेन होता है, ट्रू पेन होता है। लेबर पेन में भी फॉल्स पेन तुमको लगेगा कि तुम्हारा डिलीवरी का ये पेन हो रहा है, हर चीज वैसे ही दर्द करेगा हर चीज, लेकिन वो फॉल्स पेन होता है, ठीक है। उस समय डिलीवरी नहीं होगा, तुम्हारा बेबी पुश नहीं होता है उस समय, ठीक है, बेबी नीचे की तरफ, वेजाइना की तरफ पुश नहीं होगा, उसको हम लोग फॉल्स पेन बोलते हैं, ठीक है। और ट्रू पेन में फिर तुम्हारा जब बेबी तुम्हारा सर्विक्स वेजाइना की तरफ पुश होने लगता है, तब उसको हम लोग ट्रू पेन कहते हैं, ठीक है। तो जब भी तुम्हारा ट्रू लेबर आएगा ना, उसके पहले एक बार तुम्हारा 1 या 2 बार फॉल्स लेबर आता ही आता है, ठीक है। और तुम्हारा ट्रू लेबर में एक चीज और होगा कि फिर तुम्हारा जो बेबी का एमनियोटिक सैक रहता है ना, वो भी रप्चर होता है तुम्हारा, जिसको वाटर बैग अगर बोलोगे, तुम लोग बोलते हो ना पानी का, तो ये थैला फट जाना जिसको हम लोग कहते हैं, तो तुम्हारा एमनियोटिक सैक जब रप्चर हो जाता है ना, तब उसको हम लोग ट्रू लेबर कहते हैं। जब तुम्हारा ये वाटर आना शुरू होगा वेजाइना से, ठीक है, तब उसको बोलेंगे, नहीं तो तुम्हारा वो फिर फॉल्स लेबर में ही जाएगा, ठीक है। तो वो चीज भी है। तो तुम्हारा जब भी तुम्हारा चाइल्ड बर्थ बिफोर 37 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, उसके पहले अगर 37 वीक्स के पहले अगर तुम्हारा ये लेबर पेन शुरू हो गया, तो उसको हम लोग प्रीमैच्योर लेबर, तो ये चीज तुम्हारा कॉम्प्लिकेशन होता है अगर ट्राइकोमोनियासिस का हम लोग ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगे तब। और सेकंड क्या होगा तुम्हारा, लो बर्थ वेट। तो नॉर्मल बर्थ वेट कितना होता है बच्चा का, कितना केजी, 2.5 से 3.5 केजी, ये तुम्हारा नॉर्मल वेट होता है बेबी का। अगर कोई भी नॉर्मल बेबी जो तुम्हारा पूरा 9 मंथ कंप्लीट करने पे हुआ है ना, उसका तुम्हारा 2.5 to 3.5 केजी। ट्विंस रहे सिंगल रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ट्विंस में भी तुम्हारा 2.5 से 3.5 केजी अगर है बच्चा तब नॉर्मल है, अगर नहीं है तो तुम्हारा अगर 2.5 से कम है तब हम लोग उसको फिर लो बर्थ वेट बोलते हैं, ठीक है। 9 मंथ कंप्लीट हो जाए और तब भी तुम्हारा 2.5 किलो से कम आ रहा है बच्चा का वजन, तो भी तुम्हारा लो बर्थ वेट है, ठीक है। 9 मंथ कंप्लीट नहीं हुआ, पहले ही 7 मंथ 8 मंथ पे भी तुम्हारा डिलीवरी हो गया, तो प्री मैच्योर प्लस लो बर्थ वेट दोनों होगा उसमें, ठीक है। लेकिन बहुत सारा बच्चा का ना तुम देखोगे ना, बहुत सारा में भी ये भी होता है कि जो प्री मैच्योर पहले जन्म लेता है लेकिन उसका वेट सही रहता है, ठीक है, ये भी बहुत जगह देखा जाता है। तो वो चीज भी, जब जैसे ही बच्चा जन्म लेता है हम लोग उसका वेट नापते हैं। जन्म लेगा बच्चा, क्या क्या करना है, जैसे ही जन्म लेता है उसका कॉर्ड क्लैम्प करके नाल काटोगे, उसके बाद फिर उसका सबसे पहले क्या चीज करते हैं हम लोग, उसको क्लीन करके उसको पहले अच्छे से उसका ये एयरवे, पहले रो रहा है कि नहीं रो रहा है बच्चा, वो चीज देखा जाता है ना, उसका एयरवे क्लियर किया जाता है हर चीज, ठीक है। उसके बाद फिर उसका तुमको ये रेडियंट फार्मर में गर्म में रखना है, गर्म पच्चा से लपेट के अच्छे से, फिर उसका वजन, तुम्हारा लेंथ कितना है बच्चा का, हाइट, हम लोग ना हाइट लेते हैं, बच्चा का लेंथ लिया जाता है सर से लेकर पैर तक का लेंथ, उसका टाइम नोट करो, बच्चा का कब जन्म हुआ है उसका 1-1 सेकंड का टाइम नोट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो टाइम नोट करने से ना वो डिजिटल
स्टॉल वॉच रहता है वहां पे, 2 मिनट, 8:02 हो रहा है तो 2 मिनट, 8:03 हो रहा है तो 3, उसको अपने से 5 या 10 नहीं किया जाता है, ठीक है। वो चीज तुम्हारा हर चीज उस समय बहुत कुछ भरा जाता है बच्चा में, ठीक है। तो वो सारा चीज करते तो उसी में तुम्हारा बर्थ वेट भी लिया जाएगा। तो अगर तुम्हारा 2.5 kg से नीचे आ रहा है बच्चा का वेट, तो तुम्हारा, हम लोग उसको लो बर्थ वेट बोलते हैं, ठीक है। और ऐसा ही बच्चा को बोले थे तुम लोग को कि बीसीजी का इंजेक्शन जन्म के समय नहीं पड़ता है, जिसका वजन कम रहता है, या फिर जो समय से पहले डिलीवरी हो जाता है, तो ऐसे बच्चा को हम लोग बीसीजी इंजेक्शन नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते थे? क्योंकि बीसीजी क्या है तुम्हारा, लाइफ एट्यूटेड है, जिंदा वैक्सीन है तुम्हारा, उसमें जो वायरस होता है वो क्या रहता है, जिंदा रहता है, ठीक है। बस उसको क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सा सप्रेस किया हुआ रहता है, पूरा किल्ड वायरस नहीं रहता है, किल्ड वैक्सीन नहीं होता है, वो लाइव वैक्सीन होता है। तो वैसे में क्या होगा, बच्चा का इम्यूनिटी ऑलरेडी नहीं है, कम है, और वैसे में तुम दोगे तो उसको फिर टीबी हो जाएगा, उसको जो बचाने वाला चीज था वो चीज उसको हो जाता है। तो ये चीज होता है तुम्हारा मेन कॉम्प्लिकेशन प्री मैच्योर में, ये प्री मैच्योर लेबर और लो बर्थ वेट, अगर ट्राइकोमोनियासिस है तब। ट्राइकोमोनियासिस नहीं ट्रीट किए हैं तब, ये चीज भी याद रखना। अनट्रीटेड, अगर ट्रीटमेंट ले रही है ना मदर, तब नहीं होगा, बच्चे में कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, ठीक है। So metronidazole tablet is given to the pregnant mother and the breastfeeding mothers to prevent the complication in babies। तो जितना प्रेगनेंसी के टाइम में भी तुम्हारा मेट्रोनिडाजोल दिया जाता है ट्रीटमेंट के लिए, प्लस तुम्हारा ब्रेस्ट फीडिंग जब लैक्टेटिंग मदर, जो नर्सिंग मदर्स हो गई, ठीक है, जो फीड करवा रही है बेबीज को, तो वो उस समय भी तुम्हारा मेट्रोनिडाजोल टैबलेट दिया जाता है, ठीक है, टू प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशन, बेबी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। एंड दिस ड्रग इज सेफ टू बी एडमिनिस्टर्ड इन प्रेगनेंसी। तो देखो प्रेगनेंसी का टाइम में ना कोई भी दवाई बिना पूछे, बोला जाता है डॉक्टर से, बिना पूछे नहीं लेना चाहिए। कोई भी छोटा सा तुम्हारा फीवर के लिए अगर पैरासीटामोल भी ले रहे हो तो वो चीज भी बिना पूछे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसका भले तुम पे साइड इफेक्ट नहीं हो लेकिन बच्चे पे हो सकता है। इसी वजह से प्रेगनेंसी में कोई भी दवाई बिना पूछे हम लोग नहीं देते हैं। लेकिन कोई और बहुत सारा दवाई होता है जो प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, देना ही नहीं है। जो नॉर्मल हम लोग खाते हैं ना वो चीज हम लोग को देना ही नहीं है उस समय। लेकिन मेट्रोनिडाजोल टैबलेट है जो कि तुम्हारा प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं होगा, ठीक है। ये सेफ ड्रग है तुम्हारा, देख रहे हो, सेफ ड्रग है तुम्हारा देने के लिए। अगर मदर को ट्राइकोमोनियासिस इन्फेक्शन है तो ये ड्रग तुम देके उसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था तुम्हारा कॉम्प्लिकेशन, अगर हम लोग देखेंगे प्रेगनेंसी में क्या क्या होता है तब। समझ में आया ये दोनों, प्री मैच्योर लेबर और लो बर्थ वेट? आज के लिए आज का क्लास समझ गए सब कोई? यहाँ तक था तुम्हारा ट्राइकोमोनियासिस इन्फेक्शन कैसे होता है, क्या होता है नहीं, हर चीज, ठीक है।